नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगी कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की इतनी सारी दुआएं, इतने सारे कमेंट्स आए हैं तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊंगी और जल्दी ही माँ बन पाऊंगी। आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी हैं कि मैं तहे दिल से मतलब आप लोगों का धन्यवाद करूँगी। इतने सारे कमेंट्स पढ़कर जो दिल को सुकून मिला है, जो खुशी मिली है, मैं बता नहीं सकती। आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया। शायद यही एक ज़रिया था कि अपनी दिल की बात मैं कर सकती। वैसे तो मैं किसी से मतलब बोल नहीं पाती थी अपनी दिल की बात। आप लोगों ने मेरे दर्द को समझा, मेरी तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और बहुत सौ के कमेंट्स आए कि जिन जिन लोगों ने मेरे जैसा ही जिनके साथ हुआ है तो उन लोगों के लिए मैं भगवान से दुआ करूँगी कि भगवान उनकी भी गोद जल्दी भरे। और भगवान किसी के साथ भी, मैं शुरू से ही बस यही दुआ करती हूँ कि भगवान किसी के भी साथ, किसी भी माँ के साथ ऐसा ना करें। क्यों, या तो आप दो ही ना, या तो अगर दो तो अच्छे से दो, ताकि ये दुख ना रहे ज़िंदगी भर कि उस चीज़ को महसूस कर कर के खोना बहुत बड़ी बात है और बहुत ही मुश्किल से गुज़रना पड़ता है उस चीज़ को लेकर के। तो बहुत सारे ऐसी औरतों के भी कमेंट आए जिनके साथ मेरे जैसा ही हो चुका है। तो उन लोगों के लिए मैं भगवान से बस यही दुआ करूँगी कि भगवान उनकी भी गोद जल्दी से दोबारा भरे और अच्छे से उन्हें भी एक माँ बनने का सुख दे। तो आप लोगों के ढेरों सारे कमेंट्स आए जिसमें कि बहुत सारे सवाल पूछे गए थे मुझसे। जैसे कि कई सवाल हैं जिनके जवाब कमेंट में देना शायद मुश्किल होता, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं ये एक वीडियो पोस्ट करूं जिसमें कि आप लोगों को सब कुछ पता चल सके और अच्छे से आप लोग जान सकें। तो मेरी जिस पहली वीडियो को आप लोगों ने जितना प्यार दिया उतना प्यार ही इस वीडियो को भी दीजिएगा और आप सबके कमेंट के मैं जवाब आगे दूंगी। तो आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे मेरी प्रेगनेंसी को लेकर कि मेरी प्रेगनेंसी हुई को कितना टाइम हुआ, मेरी डिलीवरी को सॉरी कितना टाइम हुआ है। तो डॉक्टर ने कितना टाइम का गैप आप लोगों को आपको बोला है और जो मेरे बेबी के इकोजेनिक फोकस जो आया था रिपोर्ट में उसके बारे में भी। और मैं कहाँ से हूँ, सबसे पहले ये भी पूछा गया कि बनारस में मैं कहाँ से हूँ और बड़े हॉस्पिटल आप क्यों नहीं गए 3 साल बाद प्रेगनेंसी, क्योंकि किसी गायनेक डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए आपने। पीरियड्स के बारे में भी एक का कमेंट आया था, उनका नाम मुझे नहीं पता याद है अभी। उनका पीरियड्स के बारे में भी कमेंट आया था, तो उन्हें अगर जानना है तो मैं ज़रूर बताऊंगी बेझिझक होकर। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, जो मेरी वीडियो पहले देख चुके हैं वो जानते होंगे और जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को पूरी स्टोरी पता चल सके। तो मैं बनारस के एक छोटे से गांव बाजनपुर से हूँ। बाजनपुर एक छोटा सा गांव है, जिनको पता होगा वो तो जानते होंगे, जिन्हें नहीं पता होगा तो इसीलिए मैंने सिर्फ बनारस का नाम लिया था क्योंकि कईयों को वैसे गांव के नाम नहीं पता होते हैं। तो मेरे गांव का नाम है बाजनपुर, जहाँ पर इतनी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जितना सोचा जाए कि गायनेक डॉक्टर मिलेंगे। और मेन बनारस मैं नहीं जा सकती थी दूरी होने की वजह से और कुछ परेशानियां होने की वजह से कि ट्रैवल नहीं करना उतना दूरी, इस वजह से मैं बनारस भी नहीं जा सकती थी। तो यही सब कारण थे कि मैं मतलब वहाँ मेन बनारस नहीं जा सकती थी। और मेरे गांव का नाम बाजनपुर है, वहाँ पर इतनी सुख सुविधाएं नहीं उपलब्ध है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी नहीं अवेलेबल हैं। बहुत ही एक पिछड़ा गांव कहा जा सकता है उसे। और मेरी डिलीवरी के बारे में पूछा गया था, तो डिलीवरी को हम डॉक्टर ने हमें 2 साल का गैप बोला था। 2 साल का गैप कि आप 2 साल का गैप अगर रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सिजेरियन है
तो आपके स्टिचेस के लिए अच्छा होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप जब प्रेगनेंसी करोगे तो मतलब आपकी स्टिचेस पूरे अच्छी तरह से हील हो चुकी होंगी और स्टिचेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब बेबी बड़ा होता है तो आपके स्टिचेस पे सारा बेबी का जो भार होता है वो आपके स्टिचेस पर जाता है। तो इस वजह से डॉक्टर ने हमें 2 साल का गैप कहा था। और कुछ बेबी की डेथ होने के, पेट में ही डेथ होने की वजह से कुछ इन्फेक्शंस भी मेरे पेट में हो गए थे, जिस वजह से मुझे आफ्टर सिजेरियन बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। मेरे हमेशा पेन बनी रहती थी पेट में। उस वक्त मेरे बच्चेदानी में भी सूजन हो गई थी। इन्फेक्शंस की काफ़ी टाइम मेरी मेडिसिन चली, क्योंकि बेबी जो है ना वो पेट में फूल चुका था और अपनी स्किन उसने छोड़ दी थी। पता नहीं कितना टाइम हुआ था कितना टाइम नहीं हुआ था, डॉक्टर को भी इस बात का पता नहीं चला, क्योंकि स्कैनिंग वालों ने कहा कि सिर्फ 10-15 घंटे हुए हैं। और जो डॉक्टर ने जो बोला कि उन्होंने कहा कि नहीं 2 दिन हो चुके हैं इस बेबी को पेट में ही डेथ हुए हुए। तो क्लियरली अभी तक कुछ पता नहीं है कि आखिर कब ऐसा हुआ था, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। और इकोजेनिक फोकस जो कि ये मेरे बेबी के अनोमली स्कैन में आया था इकोजेनिक फोकस, तो मुझे ये क्लियरली भी नहीं पता है, क्योंकि वहाँ कोई गायनेक डॉक्टर था नहीं, और गायनेक डॉक्टर ही अच्छे से ये बता सकते हैं कि इकोजेनिक फोकस आखिर होता क्या है। तो मुझे भी इकोजेनिक फोकस के बारे में इतना नहीं पता। मैंने भी डॉक्टर से पूछा तो कुछ और ही उन्होंने बताया, लेकिन मुझे जो भरोसा नहीं हुआ उन पर, तो मैंने यूट्यूब पे आके सर्च किया था इकोजेनिक फोकस के बारे में। तो इकोजेनिक फोकस उसमें बताया गया था कि जो बेबी की हार्ट होती है, हार्ट के पास एक निशान होता है, वो शायद समय के साथ हील हो जाता है, या ये कोई बीमारी उन्होंने मतलब यूट्यूब पे ही जो बताया गया था कि ये कोई बीमारी नहीं है, इससे बेबी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक कमेंट में मैंने ऐसा पढ़ा था कि उनके भी बेबी में इकोजेनिक फोकस आया था, तो उन्होंने लिखा कि मैंने दिन रात एक कर दिया था इकोजेनिक फोकस को ठीक करने के लिए। तो मुझे मैम नहीं पता कि इकोजेनिक फोकस कोई बीमारी होती है या क्या होता है। जो मैं डॉक्टर से इलाज करवाती, ये तो डॉक्टर ही ना मुझे कहते कि ये मतलब बीमारी है या कुछ है तो आप इसका ट्रीटमेंट करवाइए, लेकिन डॉक्टर ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया। और जो यूट्यूब में मैंने वीडियो देखी थी उसमें भी यही कहा गया कि ये कोई बीमारी नहीं है। तो मैम आप अच्छे रहे कि आपको ये बारे में पता था, आप अवेयर थे, लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इकोजेनिक फोकस क्या होता है, और इकोजेनिक फोकस की वजह से ही मेरी बेबी की डेथ हुई या क्या रीज़न था ये अभी तक क्लियर नहीं है, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी कि इकोजेनिक फोकस से ही मेरी बेबी की डेथ हुई है या कोई और रीज़न था। अभी तक मतलब कुछ क्लियर ही नहीं है कि किस वजह से मेरी बेबी की डेथ हुई। मैं तो अभी तक बस कंफ्यूज्ड हूँ कि आखिर क्या हुआ था, वजह क्या थी। बस मुझे लगता है कि मैंने गलतियाँ की हैं तो इस वजह से हुआ है, लेकिन अगर असलियत क्या है इस बात की मुझे नहीं पता। काश कि मुझे पता होता तो मैं ज़रूर उस चीज़ को ठीक करती या अभी भी ठीक करवाती, पर आखिर में पता ही नहीं है, क्योंकि हर डॉक्टर के पास जाती थी। देखिए जब मुझे था कि बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, एक डॉक्टर के पास मैं गई, अगर उन्होंने मुझे चेकअप किया, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मतलब कि बेबी अब इतना मूवमेंट नहीं करेगा, तो जब वहाँ से भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि उन्होंने कहा कि आपको बुखार है, टाइफाइड बुखार है आपका, इस वजह से बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो आप मेडिसिन लीजिए। तो मैंने वो मेडिसिन्स ली, और लेकिन जब टाइफाइड बुखार की मेडिसिन लेने के बाद भी बेबी की मूवमेंट नहीं ठीक हुई, तो ऑब्वियसली मैं दूसरे डॉक्टर के पास ही ना जाऊँगी, मैं क्या करूँगी, मैं फिर उस डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ जहाँ से मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मेरे बेबी की मूवमेंट वैसी की वैसी ही है, वो दिन भर में कभी एक आध बार मूवमेंट होती थी, जबकि अभी मैं देखती हूँ तो डॉक्टर कहते हैं कि दिन भर में आपके कम से कम
पूरे 24 घंटे में कम से कम 10 बार मूवमेंट होनी चाहिए, और वो 24 घंटे में सिर्फ 1 या 2 बार करता था, तो ऑब्वियसली उसकी मूवमेंट कम थी। किसी ने ये भी कमेंट किया कि हाँ, नर्स ने आपको सही कहा था कि मतलब पेट बड़ा हो रहा है, बेबी बड़ा हो रहा है, तो इतनी मूवमेंट नहीं होगी। तो मैम, इतनी मूवमेंट नहीं होगी मैं जानती हूँ, लेकिन कम से कम जो 10 बार कहा गया है वो 8 बार भी तो होता, 5 बार 6 बार भी तो होता, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मैं ऐसे ही, इसी वजह से मैंने डॉक्टर्स इतने सारे चेंज की। मुझे कई बातें भी सुनने को मिली हैं कि बहुत गलतियां की हैं। ठीक है, मैंने हाँ गलती की है, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई कि आप लोग अवेयर रह सके इस चीज़ के लिए। मेरा और कोई मोटिव नहीं था, मैं सिर्फ उन प्रेग्नेंट लेडी को अवेयर करना चाहती हूँ जो प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी ऐसा हो। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो जब सेकंड डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, आप पानी चढ़वा लीजिए। तो जब पानी भी चढ़वाया तब भी कुछ नहीं हुआ, और लास्ट में जब मैं किसी और हॉस्पिटल में गई तब तक पूरी चीज़ ही ख़त्म हो चुकी थी। वहाँ मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं था जाने का। और मेरी पीरियड्स के बारे में जो पूछा गया था, तो मैम, पीरियड्स मुझे जब सिजेरियन मेरा हुआ, जब मेरी डिलीवरी हुई, तो उसके साथ ही मुझे पीरियड्स आ चुके थे। और नेक्स्ट मंथ टू मंथ मुझे पीरियड्स आते रहे। मुझे पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम तब नहीं थी। हाँ, हालांकि अब जो प्रॉब्लम चल रही है उसका मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी बदल चुकी हैं वो चीज़ें। इसीलिए मैं आप लोगों को बस यही कहती हूँ कि जो चीज़ें पहले होती हैं ना, वो पहले ही होती है। बाद में क्या हो, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। तो ये सब चीज़ें पहले मुझे नहीं पता थी, बिल्कुल अनजान थी मैं कि सब कुछ ठीक ही होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। बॉडी हर टाइम एक जैसी नहीं रहती। अगर शायद हम लोगों ने भी आफ्टर मैरिज ही शायद अगर प्रेगनेंसी कर ली होती तो हमें ये दिक्कतें ना झेलनी पड़ती। सिजेरियन के बाद बहुत सारी ऐसी दिक्कतें चालू हो गई जिसका मैं बताऊंगी तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, तो अभी उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी। हाँ, मेन जो मैं बात करना चाहूँगी, आप लोगों ने पूछा था कि मेरी डिलीवरी को कितना टाइम हुआ है। तो मैं बता दूं, मेरी डिलीवरी अभी हाल की नहीं है। मेरी डिलीवरी को 2 साल हो चुके हैं। लेकिन 2 साल होने के बाद भी मतलब मैंने ये 2 साल के बाद ये वीडियो बनाने की हिम्मत मैं कर पाई, क्योंकि पहले तक मेरे में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि ये वीडियो बनाऊँ, मैं बोलूँ, पोस्ट करूँ, अपना दुख रोना सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँ। तो ये मेरे में हिम्मत नहीं थी। ये हिम्मत आने में मुझे 2 साल लग गए, और अभी तक मैं इस चीज़ से उभर नहीं पाई हूँ। अगर आप लोग कहो कि मैं उभर गई हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो मैं बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हूँ। शायद ये कैमरे के आगे ही मैं आप लोगों को इतनी स्ट्रांग दिख रही होंगी, लेकिन अंदर से अभी मुझे इतना रोना आ रहा है कि मैं अपने आप को कैसे संभाल रही हूँ। तो मेरी डिलीवरी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर सकती, क्योंकि रीज़न उसका यही है कि जब बेबी ऐसे डेथ होने के बाद मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस हो गया था इस वजह से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ से बहुत आस लगा लेते हैं ना, तो वो चीज़ हमें नहीं ही मिलती है। तो यही रीज़न है शायद, मैंने बहुत आस लगा ली थी, तो इस वजह से वो चीज़ मुझे नहीं मिली। और इतना स्ट्रेस में जाने के बाद मुझे मतलब इतना मेंटली डिप्रेस्ड हो गई थी मैं कि कहीं भी मेरा कुछ मन नहीं लगता था, किसी से बात नहीं करना। मैं सिर्फ अकेले बैठी रहती थी, अपनी सिर्फ सोचती रहती थी कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। इतना मेंटली डिप्रेशन में मैं चली गई थी कि मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मैं अकेले बस बैठी रहती, सोचती रहती, कुछ ना कुछ सोचती रहती, और वही मेंटल
डिप्रेशन जो है ना वो इतना ज़्यादा, मतलब डिप्रेशन वो बढ़ गया कि वो अब एक बीमारी का रूप ले चुका है मेरे ब्रेन में। मतलब वही डिप्रेशन की वजह से ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है जिसकी मैं मेडिसिन चल रही है। अब मुझे तो नींद तक नहीं आती अभी तक, बिना जब तक मैं नींद की दवाई ना लूँ तब तक मैं सो नहीं सकती। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितना मेंटली डिप्रेस्ड हूँ अभी इस चीज़ को लेकर के। अभी भी ये मैं चीज़ें ये सोचना नहीं चाहती मैं, लेकिन पता नहीं अपने आप ही ये चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं। और उस समय मेरे आसपास का माहौल भी, मतलब मेरे रिश्तेदारों ने इतना ऐसा क्रिएट कर दिया था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। जैसे मैं पहली औरत हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। जो भी गांव में मेरे आस पड़ोस में प्रेग्नेंट लेडी होती थी वो सब मुझसे हर चीज़ें छुपाने लग गए। कोई मुझसे कुछ शेयर नहीं करता था। अगर किसी को प्रेग्नेंट होती हुई थी तो वो मेरे सामने नहीं आती थी, मुझसे कोई चीज़ बात नहीं करते थे कि मेरी शायद कहीं नज़र ना लग जाए उन्हें या ऐसा कुछ, वो मेरे सामने तक नहीं आती। अगर मैं सामने पड़ जाती थी तो वो अपने आप को छुपा लेती थी, अपना पेट छुपा लेती थी। तो ये सब चीज़ें भी जब क्रिएट होने लग गई ना तो मेरे मेरे खुद के ऐसे में होने लग गया। इस वजह से मुझे और मेंटली स्ट्रेस्ड हो गया था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया। मैं आप लोगों को रिपोर्ट भी दिखाना चाहूँगी, मैंने ये रिपोर्ट ली है, देख सकते हैं मेरी मेडिसिन चल रही है। इसमें कैमरे में थोड़ा सही नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं दिखाना चाहूँगी। न्यूरो एंड स्माइल एंड जनरल क्लिनिक, न्यूरो के डॉक्टर से जो मेरे डॉक्टर है डॉक्टर विक्रमजीत सिंह, इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। वहाँ से मेरी मेडिसिन चल रही है, आप लोग डेट देख सकते हैं। दिसंबर 5 तारीख दिसंबर और मैं मेडिसिन लेके आई थी। तो मेरी न्यूरो से अभी दवाई चल रही है। और अगर आप लोगों की दुआ रही तो ज़रूर मैं ठीक होकर एक दोबारा माँ बन पाऊँगी, लेकिन पता नहीं कब ये चीज़ें ठीक होंगी। डॉक्टर ने भी लंबा टाइम बताया है इसको ठीक होने में। तो आप लोग बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और जल्दी दोबारा से माँ बन सकूँ। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जो जो मुझसे छोटे हैं, जो मेरी देवरानी हैं, जो मेरी छोटी बहनें हैं, वो लोग भी प्रेग्नेंट हो कर के माँ बन चुकी हैं। और कई तो एक एक बार नहीं, दो दो बार माँ बन चुकी है। और मुझे शादी के इतने साल होने के बाद भी कोई बेबी नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत खलती हैं, मुझे अभी तक खलती हैं। जब मैं किसी भी बच्चे को अभी भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा बेबी भी अभी इतना होता, वो चल रहा होता, ऐसे ऐसे ही होता। वो लोग मुझे अपना अपना बेबी, अपना बच्चा मुझे नहीं देते थे। मुझे बहुत चीज़ें ये सब मेंटली डिप्रेस्ड करने लग गई थी ये सब चीज़ें। तो मैं अपने वहाँ ससुराल में से मैं यहाँ चली आई पंजाब में, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं रहती तो शायद और मेंटली डिप्रेशन में चली जाती, बिल्कुल ही शायद। तो ये रीज़न है कि अभी मैं दोबारा भी कंसीव नहीं कर सकती। अभी मैं हम लोग बेबी प्लान नहीं कर सकते। और 3 साल बाद हमने प्लानिंग क्यों की, तो 3 साल बाद प्लानिंग करने का रीज़न ये था कि उस समय मेरे जो हस्बैंड थे वो स्टडी करते थे। अपनी करियर की वजह से ही, मैंने पहले भी बताया था उसमें, अपने करियर की वजह से ही हमने बेबी प्लान थोड़ा लेट किया था। तो जब बहुत सारे मुझे ताने मिलने लगे इधर उधर से, मेरे खुद के पेरेंट्स से, मम्मी से, फूफा से, सबसे, जब मैं बहुत सारे अपने ससुराल में बहुत सारे जब ताने मिलने लगे कि पता नहीं क्या वजह है, इतना टाइम हो गया है, ये लोग क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो रही है, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, सॉरी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, कोई घर पे ओझा ही लेके आ जाता था, या मेरी मम्मी बिना बताए ही मुझे ओझा के पास ले जाती थी कि दिखाया जाए। और कई लोग तो यहाँ तक कि अब डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाओ, क्यों नहीं हो रहा, क्या रीज़न है। तो ये सब चीज़ें होती रही मेरे साथ। तो ये ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे, तो इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि
हम अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, हमें प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ दिया और हमने उसमें प्रेगनेंसी की। और जब मैं प्रेगनेंसी में वो अपने कुछ टाइम के लिए बेंगलोर चले गए थे। और जब डिलीवरी के टाइम आए तो ये सब होने की वजह से उनका भी जो स्टडी थी वो भी रह गई। तो वो अपना उनका भी करियर नहीं बन पाया, क्योंकि जब सिजेरियन थी तो मुझे संभालने में लग गए और कभी दोबारा जा ही नहीं सके, ना ही एग्ज़ाम दे सके। तो ये सब चीज़ें तो जो हमने खोई है वो खोई है, लेकिन सबसे बड़ा जो खोया है शायद उसे मैं कभी वापस नहीं ला सकती। और पता नहीं अब शायद ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे पता, उम्मीद मेरी टूटती सी जा रही है जैसे जैसे कि टाइम बीतता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कब मैं ठीक होंगी और कब मैं जल्दी से माँ बन पाऊंगी। और ये भी कमेंट था कि आपने सिजेरियन क्यों नहीं करवा लिया जब आपको पता था कि मूवमेंट बहुत कम हो रही है। आप तो ये चीज़ भी मुझे डॉक्टर ही ना बताएंगे। डॉक्टर ने मुझे कोई भी गाइड ही नहीं किया कि बेबी की मूवमेंट कम है तो आप सिजेरियन करवा के अपना बेबी निकलवा लीजिए, आप ये ऐसे कर लीजिए। मुझे किसी भी डॉक्टर ने गाइड नहीं किया। और बेबी की मूवमेंट तो 8th मंथ में ही मतलब कम होनी शुरू हो गई थी। तो 8th मंथ में तो सिजेरियन नहीं ही हो पाता, लेकिन 9th मंथ स्टार्ट होने के बाद भी कभी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि आप सिजेरियन करवा लीजिए, नहीं तो मैं ज़रूर तैयार होती अपने बेबी के लिए। अभी भी तो सिजेरियन हुआ ही है मेरा, तो ज़रूर मैं करवा लेती, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने नहीं कहा मुझे। और अपने से मैं नहीं जानती थी कि ऐसा हो जाएगा, कभी दिमाग में मैंने सोचा ही नहीं कि अगर बेबी की मूवमेंट कम हो रही है, ये चीज़ मैंने कभी देखी ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि बेबी पेट में ही डेथ हो जाएगा। मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। अगर काश नॉलेज होती तो मैं खुद से ये एफर्ट लगाती कि मैं सिजेरियन करवा लूँ और बेबी को सेफली बाहर निकलवा लो, ताकि कम से कम बेबी तो मेरे पास रहता। मैं इसके लिए मैं बिल्कुल अवेयर नहीं थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप लोग अवेयर रहें। अगर ऐसा किसी के भी साथ भी होता है तो ज़रूर अपने से ही एफर्ट करके सिजेरियन करवा लीजिए और अपने बेबी को सेफ रखिए, क्योंकि अगर बेबी आपके पास रहेगा तो वो सिजेरियन कोई मायने नहीं रखता। बस यही सब वजह थी। और अब बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए, तो मैंने बताया ना, वहाँ छोटा सा गांव था, बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पर कोई नहीं था। जो ही एक सरकारी हॉस्पिटल थे बस वहीं पे नर्सें थी, वो गायनेक नहीं थी, वहीं वैसे ही वो डिलीवरीज करवाते थे। तो वहाँ पर भी तो मैं गई थी, लेकिन वहाँ पर भी मुझे कुछ अच्छे से गाइड नहीं किया गया। शायद किस्मत ही मैं कह सकती हूँ, शायद मेरी किस्मत में वो लिखा नहीं था, मेरी किस्मत ही ख़राब थी, या कुछ भी कह लीजिए कि इतना ज़्यादा दौड़ भाग करने के बावजूद भी मैं वही की वही हूँ जहाँ पहले थी। और एक लेडी का कमेंट आया था जो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, मैं उन्हें कहना चाहूँगी। पहले तो आपने कमेंट किया, उसके लिए आप लोग का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कहा था कि तुम बहुत होशियार बन रही थी, आजकल यूट्यूब पे हर एक वीडियोज़ आती है, खुद अवेयर रहना चाहिए। मैंने अपने बच्चे के लिए इतना किया, इतनी दौड़ भाग की, अपनी मनगढ़ंत कहानी बंद करो। पहले खुद गलतियां करती हो और फिर वीडियो में आके रोती हो। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए, एक औरत का दुख जो है ना वो एक औरत ही समझ सकती है। और आप एक औरत होकर ये आप कह रहे हैं कि अपनी मनगढ़ंत कहानी बंद करो, तो मेरी कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं। कोई भी माँ अपने बच्चे के मरने की ऐसी वीडियो पोस्ट नहीं करेगी, कोई सिंपैथी के लिए या वीडियो व्यूज़ के लिए ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो एक माँ है। और कोई भी माँ अपने बच्चे को मार नहीं सकता वीडियो व्यूज़ के लिए। तो आप प्लीज़ मेरी जो जो बात है उसे प्लीज़ मनगढ़ंत कहानी मत कहिए।
हाँ, मैं होशियार बन रही थी, मैंने होशियारी की, इसी वजह से शायद मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती। आपकी स्थिति अच्छी थी और शायद मेरी नहीं थी, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो एक औरत होकर एक औरत को ऐसा बोलना अच्छा नहीं है। प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। अगर मुझे भी पता होता, मैंने भी बहुत जितनी दौड़ भाग करनी थी मैंने की, लेकिन वो शायद मेरे हक का नहीं था तो मुझे नहीं मिला। मेरा दुख वही औरत समझ सकती है जो जिन्होंने अपना बच्चा खोया है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है, तो वो औरत वही एक माँ इस दर्द को समझ सकती है जो जिन्होंने अपना बच्चा खोया है। तो आपसे बस मैं यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत बोलिए कि अपनी मनगढ़ंत कहानी बंद करो और वीडियो पे आके रो रही हो। मैम, मैं रोना नहीं चाहती, मैं तो, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो रोने के अलावा और कुछ हाथ में है ही नहीं मेरे। तो प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। और जिन लोगों ने मेरे साथ मेरे लिए दुआ की है उन लोगों का मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी। सॉरी। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ जो पहली वीडियो थी वो अवेयरनेस के लिए बनाई थी, और ये वीडियो मैंने आप लोगों के कमेंट के जवाब के लिए बनाई थी। तो प्लीज़ मैं उन मैम से यही कहूँगी कि ये वीडियो को गलत ना कहें। ये वीडियो मेरी सच्चाई है, और वीडियो में मैंने अपनी जो स्कैनिंग रिपोर्ट होती है उस टाइम जो मेरा सिजेरियन हो रहा था बेबी डेथ का, वो रिपोर्ट भी मैंने उसमें मेंशन की है। अगर आपको तो मैं इसमें भी ज़रूर वो स्कैनिंग रिपोर्ट में लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा कि वो सच्चाई है या मनगढ़ंत कहानी है। तो इस वजह से ही मैंने शायद वो अपनी स्कैनिंग रिपोर्ट मैंने लगाई थी कि अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी तो ज़रूर आप लोगों को दिखा होगा, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जा कर के आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं ज़रूर वो वीडियो भी अपने वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, वीडियो आप देख लीजिएगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं वो मेरी वीडियो से सीख लें और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और उनका बेबी भी हेल्थी रहे। और आप लोग भी प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और हाँ, अगर आप लोगों को जानना है कि मतलब सिजेरियन के बाद मेरे साथ और क्या क्या मतलब दिक्कतें आई हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर हो सकेगा तो मैं कमेंट में ही आप लोगों को आंसर करूँगी, या नहीं तो अगर वीडियो ही बना के डालूँगी। अगर हो सका तो कमेंट में आपको आंसर मैं कर दूँगी। तो जो जो दिक्कतें आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए बस इतना ही बताऊँगी कि मेरी अभी मेंटली जो स्थिति है वो बिल्कुल अभी सही नहीं है। कईयों को तो मैंने देखा है कि जैसे ही डिलीवरी, ऐसे कई वीडियोज़ मैंने देखी है कि डिलीवरी को हुए अभी हफ्ता हुआ, लेकिन वो वीडियो पोस्ट कर देते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे बेबी की डेथ होगी। लेकिन इस चीज़ से उभरने में मुझे 2 साल लग गए हैं। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि मैं कितना मेंटली डिप्रेशन में रही हूँ इस चीज़ को लेके कि मैं तुरंत वीडियो नहीं पोस्ट कर सकी। मुझे 2 साल लग गए ये वीडियो पोस्ट करने के लिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। तो आप भी अवेयर रहें, बस यही मैं कहूँगी। अपनी डॉक्टर से हमेशा रेगुलरली जांच करवाते रहें, खुद से अवेयर रहें, खुद से हर एक चीज़ पे एफर्ट लगाएं अपना। और जो मैं ये कहूँगी कि यूट्यूब पर जो वीडियोस आती हैं वो शायद ज़्यादा जो मतलब प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो ऐसी आती हैं उससे आपको ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है। तो इस वजह से वो सब चीज़ें मतलब ज़्यादा ना देखें। जो डॉक्टर आप लोगों को गाइड करे वही चीज़ें कीजिए, जो वैसे बताई जाती हैं वो सब चीज़ें ना कीजिए। शायद
मुझे भी इकोजेनिक फोकस के बारे में शायद गलत ही वीडियो मिली होगी, तो इस वजह से मुझे नहीं पता होगा कि इकोजेनिक फोकस एक बीमारी है। अगर पता होता तो मैं ज़रूर किसी अच्छे और डॉक्टर के पास जाती, मैं दूर जाती, लेकिन उस समय ट्रैवल करना भी इतना आसान नहीं है कि कहीं दूर जाकर अपना बार बार चेकअप करवा कर आइए। तो मुझे अभी तक ये पता ही नहीं है ये बात कि आखिर किस वजह से मेरी बेबी की डेथ हुई, उसका रीज़न क्या था। काश कि मुझे कहीं से पता लग जाता कि आखिर रीज़न क्या था, क्योंकि जब सिजेरियन हुआ था कि डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल पानी नहीं है आपके शरीर में, और लेकिन जबकि रिपोर्ट में जो स्कैनिंग रिपोर्ट आती थी उसमें तो हमेशा कहा जाता था कि जो लिक्वर है वो एडिक्वेट बताया जाता था। और जब मैं सर्च करती थी लिक्वर एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, तो उसमें बताया था जो पानी की थैली होती है वो बिल्कुल सफिशेंट है, ठीक है पानी जो है। लेकिन सिजेरियन करते टाइम डॉक्टर ने ऐसा बोला था। तो रियल क्या चीज़ है वो मुझे भी नहीं पता जो मैं आप लोगों को बता सकूं। बस मैं यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे लिए प्रे कीजिए, जितना हो सके मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं जल्दी से माँ बन सकूँ और जल्दी से दोबारा कंसीव कर सकूँ, दोबारा प्रेग्नेंट हो सकूँ। मुझे भी उस दिन का इंतज़ार है कि जल्दी ये दिन आए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पहली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। और आई होप कि आप लोगों के सब सवाल के जवाब मैंने दे दिए होंगे, और अगर कुछ रह गया होगा तो मैं ज़रूर देखूँगी। मुझे जितना याद था मैंने उतना आप लोगों को जवाब दिया अपनी वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच।